प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में हिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें सिलेबस क्या है वो आज मैं जो है डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास का, उसका नाम है भारतीय इतिहास 1206 से लेकर 1740 तक, यानी 1206 से लेकर 1740 की अंतराल में हमारे यहाँ पर जो भी प्रमुख घटनाक्रम हुआ, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक गतिविधियाँ हों या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों या विदेशों के साथ संबंध हो, वह सारी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। सिलेबस जो है हमारा 5 इकाइयों में यानी 5 यूनिट्स में विभाजित है। और प्रथम यूनिट की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वह है टर्किश इन्वेजन एंड राजपूत स्ट्रगल, यानी तुर्की आक्रमण और राजपूतों का संघर्ष। यानी शुरुआती दौर में तुर्कों के जो आक्रमण भारत पर हुए और उसका प्रतिरोध राजपूत शासकों के द्वारा किस प्रकार किया गया, उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। सेकंड जो टॉपिक है दूसरा, वह है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार या सुदृढ़ीकरण, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार हुई और उसमें कौन कौन से शासकों की भूमिका रही और 4 शासक हमारे इसमें शामिल किए गए हैं। उनकी राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियां हम इसमें बताएंगे। उसमें सर्वप्रथम नाम है मोहम्मद गोरी का, जिसने तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा, लेकिन 1192 में जो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, उसमें मोहम्मद गोरी को सफलता हासिल हुई। तो उसके कारण क्या थे, घटनाएं क्या हुई और परिणाम क्या निकले। मोटा मोटा परिणाम तो ये था कि दिल्ली में जो है तुर्की सत्ता की स्थापना हुई और राजपूती सत्ता का अंत हुआ। इसके बाद दूसरा प्रमुख शासक है वह है इल्तुतमिश, जिसने कि 1210 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और काफ़ी लंबा जो है इसका शासनकाल रहा। 1236 तक जो है इसने शासन किया, 26 वर्ष तक। तो उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, तुर्की सत्ता को स्थापित करने में उसकी भूमिका क्या रही, किस प्रकार उसने मंगोल आक्रमण का कूटनीतिपूर्वक सामना किया, इसकी चर्चा इस टॉपिक में होगी। तीसरा जो टॉपिक इसमें है वह है रजिया। रजिया जो है विद्यार्थियों दिल्ली की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाती है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र भी थे, लेकिन खास बात ये थी कि अपने पुत्रों के बजाय उसने उत्तराधिकार के लिए अपनी पुत्री को चुना। मध्यकालीन भारत की शुरुआती दौर में जब महिलाओं की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पुत्री की योग्यता को देखते हुए पुत्रों के ऊपर उसको वरीयता प्रदान की और रजिया ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल बहुत अल्प रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक महिला जो है उसने प्रयास किया कि वो सफलतापूर्वक जो है राजकाज को चलाए, सैनिक गतिविधियों को संचालित करें। इसके बाद बलबन जो है जो एक प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है गुलाम वंश का, और उसने लगभग 40 साल सत्ता संभाली। 20 साल में प्रधानमंत्री के पद पर रहा, 1246 से 1266 तक लगभग, और उसके बाद 1266 ईस्वी में वह दिल्ली का सुल्तान बना, जहाँ पर उसने 1287 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 21 साल तक वह गद्दी पर रहा। तो बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत के लिए जाना जाता है और उसने जो है लौह और रक्त की नीति को अपनाया अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सी, वह है खिलजी साम्राज्यवाद, उत्तर और दक्षिण भारत में उसका विस्तार, यानी अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में और उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में उत्तर और दक्षिण भारत में साम्राज्य का प्रसार खिलजियों का क्या रहा, इसकी चर्चा इसके अंतर्गत होगी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ। अलाउद्दीन खिलजी न केवल एक अच्छा सेनानायक था, इसके साथ साथ जो है उसने प्रशासन और आर्थिक क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, जो कि एक राशनिक पद्धति थी जिसमें वस्तुओं के दाम कम कर दिए गए थे, और अगर कोई व्यक्ति व्यापारी जो है कम तोलता था या कालाबाजारी करता था, जमाखोरी करता था या तय मूल्य से ज़्यादा मूल्य लेता था, तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। और ये कम दाम जो किए गए थे चीज़ों के, वो एक सुई से लेकर हाथी, घोड़ा और जो है खाने पीने के सामान है या वस्त्रों के सामान है या विलासिता की चीज़ें, सबके दाम जो है तय कर दिए गए थे।
इससे आम जनता को भी फायदा मिला सैनिकों के साथ साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए और सेना के क्षेत्र में उसने दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की, जिसकी विस्तृत चर्चा हम जब अपना टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये तो हमारी हुई पहली इकाई। इसके बाद दूसरी इकाई यानी दूसरा यूनिट जो है उसका फर्स्ट जो टॉपिक है वह है मोहम्मद बिन तुगलक, योजनाएं और उसकी असफलता। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी योजनाएं क्या थी, नवीन योजनाएं उसने बहुत सारी बनाई, बहुत सारे नवाचार किए और वो असफल क्यों रहा उनको लागू कर पाने में। साथ ही एस्टिमेट एज ए रूलर यानी एक शासक के रूप में उसका मूल्यांकन। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काफ़ी लंबी अवधि तक शासन किया, 1325 से 1350 तक, यानी 25 साल उसने शासन किया। काफ़ी लंबी अवधि होती है, एक चौथाई सदी। तो उस चौथाई सदी के अंतर्गत उसने क्या उपलब्धियां हासिल की, उसका मूल्यांकन हम किस रूप में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था जो उसका उत्तराधिकारी बना। उसकी जो कृषि सुधार हैं और साथ ही उसके जो सार्वजनिक कार्य हैं वो हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। फिरोज तुगलक ने एक उदार प्रवृत्ति दिखाई और उसने बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी नहरें उसने बनाई, बहुत सारे उसने फलों के बगीचे लगाए जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। साथ ही उसने सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे शहर उसने बसाए, बहुत सारे नाम, जैसा फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में आपने सुना होगा जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, तो वे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार फिरोज़ा, जौनपुर, ये सारे शहरों के जो नाम हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास, हरियाणा, पंजाब में, इन सब की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद आगे हम बढ़ें। दक्षिण भारत में तुगलक वंश के अंत में जो है 2 राज्य नए स्थापित हुए थे। उसमें एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। तो उनकी जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनका उदय किस प्रकार हुआ, कैसे वो दिल्ली सल्तनत से अलग हुए, उन्होंने अपना स्वतंत्र जो है राज्य बनाया, कैसे उसको साम्राज्य के रूप में बदला और साथ ही उनका पतन कैसे हुआ। ये दोनों दक्षिण भारत में उदित हुए थे 10 साल के अंतराल में। तो उनका जो उदय हुआ था और उनका फिर पतन किस प्रकार हुआ उसकी चर्चा इस बिंदु में की जाएगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है सल्तनत काल में सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ। सल्तनत काल यानी सुल्तानों को जो शासन काल है उसके अंतर्गत सामाजिक दशा क्या थी, उसमें समाज में विभिन्न वर्ण क्या थे, वर्ग थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, या जो है शासकीय वर्ग, उनकी स्थितियाँ क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, खान पान, उनका रहन सहन, उनके मनोरंजन के साधन, शिक्षा, इन सब की चर्चा इसमें होगी। साथ ही आर्थिक व्यवस्था में हम ये बात करेंगे कि कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, विदेश व्यापार और मूल्य और जो है मुद्रा, इनकी स्थितियाँ क्या थी, किस शासक ने कितना राजस्व लगाया, राजस्व के साधन क्या थे, आयात निर्यात क्या था अगर विदेश व्यापार था। तो ये हमारी इसमें टॉपिक में हम बात करेंगे। तीसरा यूनिट आता है, उसमें हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो प्रथम 2 यूनिट है वो सुल्तानों से संबंधित है, सल्तनत काल से। इसके बाद जो है 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और सत्ता परिवर्तन हुआ। लोधियों के हाथ से सत्ता निकल गई और मुगलों के हाथ में आ गई। तो मुगल वंश जो है उसके बारे में तीसरे यूनिट से लेकर 5वें यूनिट तक हम बात करेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा वो है कि बाबर का जब आक्रमण हुआ उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। यानी हमें इसमें पढ़ना है कि दिल्ली से लेके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तक प्रमुख राज्य कौन से थे, उनके राजा क्या थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी। तो यानी हमें ये पता चल जाए कि जब बाबर आक्रमण कर रहा है या उसका जब साम्राज्य प्रसार होगा तो किन किन लोगों से उसका मुकाबला होना है। दिल्ली सल्तनत में तो इब्राहिम लोधी था ही, लेकिन मेवाड़ में जो है राणा सांगा और जो है बंगाल बिहार में नुसरत खां या जो है गुजरात में बहादुर शाह, तो ये सारे लोग उस समय थे। तो क्या स्थितियाँ थी, कौन कौन से प्रमुख राज्य थे और उनके राजाओं के बारे में इसमें हम बात करते हैं। इसके बाद हम ये देखें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। उसने हर साल एक युद्ध लगभग लड़ा और 5वें साल में उसकी अपनी जो है मृत्यु हो गई 1530 में। इसके साथ ही बाबर जो है एक सेना नायक और विजेता होने के साथ साथ, एक प्रशासक होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी था, एक लेखक भी था। उसने तुज़ुक-ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा भी लिखी। इसके अलावा उसने कुछ जो है पद्य जो है ग्रंथ भी लिखे, दीवान वगैरह
तो उसकी चर्चा, बाबर की जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, उसका जो लिटरेरी जो है कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, साहित्यिक योगदान, उसकी बात हम इसमें करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है हुमायूं। बाबर का जो है पुत्र हुमायूं था और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी और उसकी असफलता के कारण क्या थे। हुमायूं का नाम वैसे तो होता है कि भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं जो है उसे 10 साल के शासन के बाद अपनी सत्ता से हाथ जो है धोना पड़ा था और शेर शाह ने 1540 में उसे पराजित कर दिया था और अंततः उसे जो भारत से बाहर निकाल दिया था। तो हुमायूं जो है गद्दी पर जब बैठा बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, तो उस समय उसके सामने क्या कठिनाइयाँ थी और अंत में वो असफल क्यों रहा। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ी जाएगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है शेर शाह। शेर शाह शूरवंश का था, बहुत योग्य और जो है अच्छा सेना नायक था, अच्छा प्रशासक भी था और उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो शेर शाह के द्वारा जो साम्राज्य प्रसार किया गया, 1540 में उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की, लेकिन 1545 में कालिंजर के अभियान में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यानी उसका शासनकाल दिल्ली के बादशाह के रूप में केवल 5 साल रहा, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई। या फिर जब बंगाल और बिहार का वह शासक था और उससे पहले भी जब जमींदार था, जागीरदार था, तो उसने जो पॉलिसीज़ अपनाई उसी को आगे चलकर फॉलो किया गया अकबर के द्वारा। तो वह साम्राज्य प्रसार और उसकी नीतियाँ क्या थी उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। राजस्थान में भी वह आया था और मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे उनके साथ सुमेल या गिरी नामक जगह पर 1543 में उनके साथ युद्ध हुआ था और बाबर जो है शेर शाह ने मारवाड़ को जीत लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर की, और अकबर के द्वारा साम्राज्य विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण किस प्रकार किया गया। विद्यार्थियों, अकबर ने एक लंबी अवधि तक शासन किया था। लगभग हम ये कहें कि 1556 में वे गद्दी पर बैठा और 1606 तक वे शासन कर रहे हैं। यानी लगभग 50 साल यानी आधी सदी जो है अकबर जो है दिल्ली का बादशाह रहा, शासक रहा और एक महान शासक के रूप में उसकी गणना होती है। और 50 साल की अवधि में उसने प्रशासनिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आर्थिक, भू राजस्व आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए, सुधार किए। उनकी सारी की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद हम बात करें चौथे यूनिट की। जो चौथा इकाई है उसका फर्स्ट टॉपिक है जहांगीर और मेवाड़। अकबर का पुत्र था जहांगीर और अकबर की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठा था और उसने मेवाड़ के साथ जो है मजबूत संबंध बनाने के लिए मेवाड़ के साथ संधि की 1615 में। और राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने ये संधि की थी जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुगलों ने यानी जहांगीर ने भी उनके साथ उदारता दिखाते हुए कुछ जो संधि की शर्तें थी उसमें उनको रियायत दी थी। इसके बाद हम बात करें नूरजहाँ और मुगल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका। जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहाँ थी, जो एक योग्य शासिका भी रही और उसकी दरबार में जो भूमिका थी, दरबार में उस दौरान जो घटनाक्रम हुए, जहांगीर के राजकाज को उसने अच्छे से संपादित किया और उसके शासनकाल के कुछ अच्छे परिणाम थे तो कुछ दुष्परिणाम भी थे। इसकी विस्तृत चर्चा इसमें हम करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा है शाहजहाँ का काल, एक मूल्यांकन। शाहजहाँ जो है जहांगीर का पुत्र था, वह भी एक योग्य सेनानायक था और शाहजहाँ को आप अच्छे से जानते होंगे, ताजमहल के निर्माता के रूप में शाहजहाँ को जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो या आगरा का किला हो या ताजमहल, सब जुड़े हुए हैं शाहजहाँ से। और शाहजहाँ ने भी एक लंबी अवधि तक जो है शासन किया और उस शासनकाल के दौरान क्या घटनाक्रम रहा उसकी चर्चा इसमें की जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, उसने भी लगभग 50 साल ही शासन किया। उसने भी जो है 1657 से लेकर 1707 ईस्वी तक 50 साल तक जो शासनकाल रहा उसका, आधी सदी तक, उस दौरान जो है क्या नीतियाँ अपनाई, खासतौर पर दक्षिण के प्रति उसकी नीति क्या रही। और कहा जाता है कि जिस प्रकार नेपोलियन के लिए स्पेन एक फोड़ा नासूर साबित हुआ था, उसी प्रकार दक्षिण जो है औरंगजेब के लिए एक नासूर साबित हुआ। उसने दक्षिण में मराठों को पराजित करने के लिए और जो है अन्य राज्यों को पराजित करने के लिए देसी रियासतों को, वह लगभग 25 साल उसने अपने ज़िंदगी के दक्षिण में बिताए, दिल्ली को छोड़कर। अंततः दक्षिण में ही औरंगाबाद में उसकी मृत्यु भी हो गई जब वह उत्तर की ओर लौट रहा था।
तो दक्षिण में उसकी नीति जो रही, वो कौन कौन से राज्यों को आक्रमण किया, कैसे जीता, इसमें हम इसकी बात करेंगे। और साथ ही अगला जो टॉपिक इसमें है वह है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो है पतन भी जो है शुरुआत हो गई और धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। और वैसे तो देखा जाए तो 1857 की क्रांति जब तक हुई, बहादुर शाह जफर को जब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, मुगल साम्राज्य के जो वंशज थे उनको नष्ट नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तब तक मुगल साम्राज्य चलता रहा नाम मात्र के लिए। लेकिन उसका पतन की शुरुआत जो है औरंगजेब के काल से हो जाती है। तो उसके क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियाँ रही, इसकी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राइज ऑफ मराठास, मराठों का उदय। दक्षिण भारत में मराठों का उदय हुआ, तो मराठों के उदय के क्या कारण थे, और उसमें राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक भी है, और जो है भौगोलिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है, साहित्यिक कारण भी है। तो वो कारण क्या थे जिससे मराठों को एक शक्ति के रूप में उदित किया, एक राज्य के रूप में उदय वो हुए। इसके साथ ही जो है शिवाजी की उपलब्धियां और उनका प्रशासन। शिवाजी ने जो है एक जागीरदार के पुत्र थे, शाहजी भोंसले के, जो कि बीजापुर के जागीरदार थे। तो एक जागीरदार के पुत्र से कैसे उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया, कैसे उसे संगठित किया, और साथ ही प्रशासन के तौर पर उन्होंने क्या कार्य किए, किस प्रकार प्रशासनिक जो है संस्थाओं का गठन किया, उसकी चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। ये विद्यार्थी हो गया हमारा चौथा यूनिट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अंतिम और पांचवी इकाई की ओर, और इसका जो पहला टॉपिक है वह है मुगलों की धार्मिक और राजपूत नीति। मुगलों ने यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक क्या धार्मिक पॉलिसी अपनाई, क्या धार्मिक गतिविधियां उनकी रही, नीतियां रही, साथ ही राजपूतों के प्रति उनकी क्या नीति रही, वह भी बाबर से लेके औरंगजेब तक। क्योंकि इसमें पूरा मुगलों का पूछा है, तो हमें किसी एक शासक विशेष के बारे में नहीं, शुरू से लेके यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक यानी 6 जो शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उनके बारे में, उनकी नीतियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है साहित्य, स्थापत्य और चित्रकला, और मुगल शासनकाल में एक परिचयात्मक अध्ययन हमें करना है। यानी मुगल काल में साहित्य, स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, कौन कौन से स्मारक भवन उनके द्वारा बनाए गए, कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई, या साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, इसका एक इंट्रोडक्टरी जो है अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन की क्षेत्र की। अगला टॉपिक है मुगल प्रशासन, मनसबदारी और जो है भू राजस्व व्यवस्था। यानी मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, केंद्रीय, स्थानीय, प्रांतीय प्रशासन। साथ ही जो है मनसबदारी एक प्रणाली जो है ईरानी परंपरा थी फारस की, लेकिन उसको नए तरीके से अकबर के द्वारा इस काल में लागू किया गया। तो मनसब क्या था, मनसबदारी प्रथा क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके गुण क्या थे, उसमें दोष क्या थे, क्या कमियां थी, उन सब की चर्चा हम इसमें करेंगे। एक प्रशासनिक पद्धति ही रही। इसके साथ ही मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, आय के साधन क्या थे, कर कितना लिया जाता था, नगद लिया जाता था या उपज के रूप में लिया जाता था, और जो है साथ ही राजस्व के पद्धति क्या थी, किस प्रकार से कर तय किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है वो साहित्य, धर्म से जुड़ा हुआ है। भक्ति आंदोलन के बारे में आप सब जानते होंगे। तो मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ, तो उसके प्रमुख संत क्या थे और उनके विचार क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, और उसका प्रभाव उस समय की समाज पर क्या पड़ा। चाहे उसमें कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य महाप्रभु है, मीराबाई है, दादू दयाल है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही सूफीवाद भी जो है, सूफी मत भी उस समय उदित हुआ, और 4 जो है प्रमुख सिलसिले उस समय जो है प्रचलित थे। तो सूफी जो है इस्लाम धर्म से संबंधित थे, लेकिन उदार प्रवृत्ति के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, जो अजमेर में थे और मध्यकाल में ये भारत आए थे। इसके अलावा अन्य जो है नक्शबंदी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है। तो ये जो सिलसिले हैं उनके विचार क्या थे, समाज में को उनकी देन क्या थी, इसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही जो अंतिम जो हमारा टॉपिक है इस इकाई का और सिलेबस का, वह है मध्यकालीन युग में अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य।
यानी मध्यकाल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था, व्यापार किस प्रकार का होता था और वाणिज्य किस प्रकार का था। यानी देशी व्यापार क्या था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र पूरे देश में कौन कौन से थे, मुद्रा व्यवस्था क्या थी, बैंकिंग व्यवस्था थी, हुंडी व्यवस्था थी तो वो कैसी थी, जो है मुद्रा प्रचलन किस प्रकार का होता था, विदेश व्यापार होता था तो किन किन देशों के साथ होता था, उनकी आयात की चीज़ें क्या थी, निर्यात की वस्तुएं क्या थी, प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे। ये जो है एक विस्तृत जो है अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है मध्यकालीन भारत या भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1740 तक, उसके बारे में मैंने आपको बताया, एक विस्तृत जानकारी दी कि वह क्या हम पढ़ने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, मैंने आपको PDF भेजा था। बाकी आप अब यहीं से जो है एक आगे हमारा जो है शुरुआत होगी। हम जो भी टॉपिक है आप इसे नोट डाउन करें, PDF मैंने आपको भेजा है तो आप उसे देखें और अपना अध्ययन चालू करें। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।